2014 से देश में जो मोदी लहर चलनी शुरू हुई थी, उसने अब पूर्वोत्तर में भी लेफ्ट और कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर दिया है। हाल ही में गुजरात विधानसभा और राजस्थान एमपी में उपचुनाव से कांग्रेस को जो थोड़ा बहुत हौसला मिला था, वो त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव में पूरी तरह पस्त हो गया है। त्रिपुरा में बीजेपी ने लेफ्ट फ्रंट की 25 साल पुरानी सत्ता पूरे बहुमत से तहस नहस कर दी है। नागालैंड में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है, जबकि मेघालय में कांग्रेस सत्ता गंवाने की दहलीज पर है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि पहली बार बीजेपी राष्ट्रीय स्वरूप में चौतरफा सत्तासीन दिख रही है। कच्छ से कोहिमा तक अब बीजेपी का राज है। क्या ऐसी हालत में 2019 में मोदी शाह का विजय रथ रोक पाएंगे राहुल गांधी? आज इसी सवाल पर होगी महाबहस। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, तब कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां तंज कस रही थी कि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी बेशक हो, लेकिन उसको हिंदी पट्टी के राज्यों के अलावा देश में जानता कौन है? आज इसी सवाल का जवाब बीजेपी ने दे दिया। नज की है, बीजेपी ने त्रिपुरा में लेफ्ट फ्रंट की 25 साल पुरानी सरकार छीन ली है। त्रिपुरा में 59 सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें से बीजेपी गठबंधन 30 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर चुका है। बीजेपी और इंडिजिनियस ट्राइबल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा गठबंधन के उम्मीदवार 13 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। त्रिपुरा में लेफ्ट फ्रंट 16 सीटों पर सिमट गया है। यहां कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। मेघालय में चौथी बार सत्ता में आने का कांग्रेस का सपना भी चकनाचूर हो गया है। 60 सदस्यों वाली मेघालय विधानसभा की 59 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें से 19 सीटें एनपीपी ने जीती हैं। बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस 21 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। यहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती तो दिख रही है, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से काफी दूर है। उम्मीद है कि मेघालय में भी एनडीए की सरकार बन सकती है। नागालैंड में कांग्रेस का सफाया हो गया है। यहां एनपीएफ को 25 सीट, एनडीपी को 16 सीट, बीजेपी को 11 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। नागालैंड में 60 सदस्यों वाली विधानसभा है और 57 सीटों पर चुनाव हुए। पूर्वोत्तर के इन 3 राज्यों की जीत के बाद बीजेपी जश्न में डूबी है, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस के खेमों में सदमे जैसी स्थिति है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने तो ऐलान भी कर दिया है कि अब मोदी का मैजिक रुकने वाला नहीं है। कच्छ से कोहिमा तक बीजेपी की सरकार है और आने वाले दिनों में कर्नाटक की जीत से 2019 का ट्रायल पूरा होगा। अगर आनंद, एक जमाना था जब माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी बेल्ट की पार्टी है, मगर आज महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा, मणिपुर, बहुत सारे राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है और कर्नाटक के लिए हम बहुत बड़े विजय के लिए तैयारी के साथ कर्नाटक के चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। एक हम पर ताना, विशेषकर आप सभी लोग, मीडिया के लोग लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय पार्टी नहीं है। लद्दाख में भी हमारा सांसद है, केरल में भी हमारा सांसद है, कोहिमा में भी हमारा राज है और अब कच्छ में भी हमारा राज है। भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा अखिल भारतीय स्वरूप आज दुनिया के सामने आया है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन आलोक शर्मा जी हैं, हमारे साथ जितेंद्र चौधरी हैं जो कि एमपी हैं त्रिपुरा ईस्ट के, ओबी में त्रिपुरा से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ पंकज वोरा सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे भी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम खासकर मेघालय और नागालैंड की जीत पर बात करेंगे। सबसे पहले आलोक भाई, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आज तो कांग्रेस का इन तीनों जगहों पर जहां कांग्रेस का गढ़ माना जाता था एक तरह से, वहां पर सुपड़ा साफ हो गया। त्रिपुरा में तो आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा, आपने पूरा वॉकओवर दे दिया लेफ्ट को। देखिए, पूरी तरह से दीपक भाई, मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूं कि नागालैंड और खासतौर पर त्रिपुरा, दोनों राज्यों में जिस तरह के नतीजे आए हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत चिंता करने वाले हैं कि जिस तरह से हम 10 विधायक त्रिपुरा में हमारे थे और उसके बाद हम 0 पर पहुंचे हैं, और 25 वर्षों की एंटी इनकम्पेंसी से जो वहां पर स्पेस बना था उसको हम शायद भरने में नाकामयाब रहे और उसको बीजेपी ने भरा है। लेकिन इस सिक्के के दूसरे पहलू भी हैं कि मेघालय में हमें बहुत ज्यादा ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा। उसके बाद भी मुझे लगता है संतोषजनक विधायकों की संख्या वहां पर आई है। और लेकिन सरकार नहीं बना रहे आप मेघालय में, इतना तय है। लेकिन आप मेघालय में सरकार नहीं बना रहे, इतना तय है। देखिए,
दीपक भाई, अगर एसआर बोमई केस को हम देखें तो उसमें सीधा सीधा यह है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और अलायंस का भी उसमें पूरी तरह से क्लियर कट इंडिकेशन है, तो कहीं ना कहीं अगर संवैधानिक पद का राज्यपाल अगर दुरुपयोग करेंगे तो वो मैं नहीं कह सकता हूं। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले मौका मिलना चाहिए। 17-18 जो है वो अदर्स हैं, लेकिन अरुणाचल में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, वो पूरे देश ने देखा है। अब दूसरा मुद्दा आता है कि त्रिपुरा और नागालैंड का। त्रिपुरा और नागालैंड में जिस तरह से सेपरेटिस्ट और जिनको भाजपा भ्रष्टाचारी कहती थी उन्हीं के साथ मिलकर आगे बढ़ी है, तो वो एक अपने आप में सिक्के का दूसरा पहलू है। फिर भी क्योंकि त्रिपुरा में बीजेपी की अच्छी जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं भाजपा को बधाई देना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने बधाई दी है, लेकिन बीजेपी ने आप पर तंज भी कसा है। इटली के चुनाव है, इसलिए राहुल गांधी इटली चले गए। देखिए, मैं समझता हूं किसी का व्यक्तिगत कौन कहां जाता है उसका निर्भर उसके ऊपर करता है। चुनाव तो कहीं भी नहीं है आज, ना हिंदुस्तान के किसी राज्य में है, और चुनाव हो चुके हैं। मैं ये नहीं समझ पाता, राहुल गांधी जी इतने समझदार हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं। 2 हफ्ते बाद आपका जो महाधिवेशन है जिसको बोलते हैं जनरल काउंसिल, वो होने वाला है, लेकिन राहुल गांधी को अभी इटली जाना था। वो गलत समय पर गलत जगह क्यों पाए जाते हैं, जबकि राजनीति में तो सही समय पर सही जगह पाए जाना होता है। देखिए, मैं समझता हूं ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, आपका और मेरा नहीं, उनका व्यक्तिगत निर्णय कांग्रेस पार्टी पर रिफ्लेक्ट करता है। आलोक शर्मा जी, आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि वो कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट है और उनके जो निर्णय हैं वो कांग्रेस पार्टी पर रिफ्लेक्ट करते हैं। वो 4 दिन सीरियस रहते हैं, फिर उसके बाद 14 दिन नॉन सीरियस। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपके इस दूसरे वाले वक्तव्य से पूरी तरह से विनम्रता से अपनी असहमति व्यक्त करूंगा। वो सीरियस हैं, और अभी आपने देखा गुजरात में किस तरह से चुनाव हुए और किस तरह से उन्होंने पूरा सबको जो है बीजेपी के जिस तरह से पसीने छुड़ाए, तो वो भी देश ने अभी बहुत जल्द ही देखा था। हाँ, तो पहली चीज ये है, आप जो कह रहे हैं कि अगर वो जिस तरह से राष्ट्र पूरी तरह से हमारे अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें उनकी कोई भी मूवमेंट है उससे स्वाभाविक है कि पार्टी के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगी। मैं उस बात से आपकी से सहमत हूं। पंकज वोरा जी, ये क्या राहुल गांधी में क्या टेंडेंसी है कि जो कमाया था उन्होंने, मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीते, एक स्पीड ब्रेकर कांग्रेस बीजेपी के लिए, आपने राजस्थान में 2 उपचुनाव और एक विधानसभा चुनाव जीता, वो भी आपने स्पीड ब्रेकर लगाया, लेकिन जहां पर आपको एक्सीलेटर दबा के भागना था वहां राहुल कहीं और निकल गए। नहीं, बात यह है कि ये चुनाव तो उससे पहले हो चुके थे, रिजल्ट अब आए हैं जब वो बाहर है, तो जो है कि चुनाव के टाइम पे तो वो भारत में ही थे, और जो है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन जिसका आपने जिक्र किया उसकी तैयारी में लगे हुए थे। ये वेरियस कमेटीज उसकी बनाई गई हैं, उसमें लगे हुए थे। हाँ, आपकी बात ये सही है कि उनको इस वक्त यहां पे होना चाहिए था, क्योंकि उससे हौसला भी बढ़ता उनके पार्टी के लोगों का, और जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको उनके ऊपर प्रहार करने का मौका ना मिलता। और ये जो चुनाव में जो रिजल्ट्स आए हैं, इसमें फिर से अगर देखा जाए तो जो है कि भाजपा की जीत जो है उसमें जो हाथ है, जो रोल है, वो कांग्रेसमैन का ज्यादा है। जैसे कि असम की जीत में हिमंत बिस्वा शर्मा के कारण असम की जीत हुई, चाहे और वही त्रिपुरा के बड़े इंचार्ज थे। हाँ, और त्रिपुरा में पूरा क्राफ्ट किया उन्होंने। और त्रिपुरा के अंदर अगर आप देखें 45 या 46 ऐसे लोग थे जिनको बीजेपी ने टिकट दी, जो कि पहले कांग्रेस के साथ रह चुके हैं या कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। जो ऑपरेशन ये जो नीति है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, विभीषण नीति जो है, कांग्रेस के अंदर से लोगों को निकालो और उन्हीं को इस्तेमाल करके कांग्रेस के लोगों को ही हराओ, वो जो है फिर से कामयाब हुई। नहीं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरी है कि वो अपने घर को संभाल नहीं पा रही। नहीं, वो तो आपको याद होगा हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर किस तरह के एलिगेशन लगाए थे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि मैं बात कर रहा था और राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। वो बात सही है, बिल्कुल सही है कि जो कांग्रेस की ये तो कमजोरी है ही कि अगर अपने लोगों को वो उनके बारे में नहीं ध्यान रख सकते तो औरों का क्या ध्यान रखेंगे। हिमंत बिस्वा शर्मा को एक समय पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रॉमिस किया था कि तरुण गोगोई की जगह उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बाद में जब हो नहीं पाया और राहुल गांधी अटक गए थे किसी बात पे, तो इन्हीं जो कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेता जो अभी भी कांग्रेस में मौजूद हैं, उन्होंने उनको हिदायत दी थी कि आप कांग्रेस छोड़ के जाओ, वहां वो ही आपकी भलाई है। तो कांग्रेस में तो बुरा हाल है ही, संगठन का भी बहुत बुरा हाल है, और ये बूथ मैनेजमेंट का भी और माइक्रो मैनेजमेंट का, उसका तो कांग्रेस को खमियाजा तो भरना ही पड़ेगा।
और नॉर्थ ईस्ट का चुनाव उसका उदाहरण है। उसका उदाहरण। प्रकाश, अब एक बार फिर से राहुल गांधी के व्हाट्सएप जोक शुरू हो जाएंगे जो रुक गए थे। अब बिल्कुल जैसे आपने देखा कि अमित शाह जी ने साफ तौर पे कहा कि उनको व्हाट्सएप आया है कि इटली में चुनाव है, तो जिस तरह से उन्होंने तंज कसा, तो अब दोबारा से फिर से सोशल मीडिया पे जो स्पीड ब्रेकर की उन्होंने बात की थी उपचुनाव का, जो राजस्थान में हुए या मध्य प्रदेश में हुए, वो वाकई स्पीड ब्रेकर थे, क्योंकि जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में पार्टी ने पूरी तरह तहस नहस कर दिया है, चाहे त्रिपुरा हो या नागालैंड हो। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि मेघालय में भी जो है कांग्रेस बहुत एक्टिव होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मणिपुर और गोवा के बाद वो चांस मिस नहीं करना चाह रही। सारे उनके वरिष्ठ नेता जो है मेघालय का रुख कर रहे हैं, शिलांग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह जो है निर्दलीय लोगों को मना के सरकार बना लिया जाए। लेकिन साफ तौर पे अमित शाह जी ने जिस तरह से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ठीक है, मेघालय में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन हमारे सहयोगी जो लोग हैं एनपीपी, यानी उनका साफ तौर पे कहना था, कॉनरेड संगमा की तरफ इशारा था कि उन लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो आप देखिएगा कि शाम होते होते साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये सारे निर्दलीय भी हो जाएंगे, और वहां पर भी जैसा कि आप कह रहे थे कि एनडीए की ही सरकार मेघालय में बनेगी, तो पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी ने जो है अपना जो उसका जो आजमाइश करनी थी वो कर ली थी। हालांकि ये वही कॉनरेड संगमा है जिनको बार बार उड़ता था कि शायद उनको साथ में आ गए हैं एनडीए में तो उनको एमओएस का पद दिया जाए, पर कभी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए चुनाव अलग अलग लड़े, बीजेपी अलग होकर लड़ी, एनपीपी अलग होकर लड़ी। लेकिन अब बीजेपी की ये स्थिति है कि वो किसी भी तरह मना मनू के वो मेघालय में भी अपनी सत्ता पर काबिज हो जाएगी और कांग्रेस को किसी भी तरह दूर रखेगी। कांग्रेस को दूर रखेगी। मैं सैयद जफर इस्लाम के पास सीधे चलता हूं, हमारे साथ अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। मैं फिर चलूंगा उनके पास क्योंकि वहां पर कुछ कनेक्टिविटी का संकट है। जितेंद्र चौधरी जी सीपीएम के एमपी हैं। जितेंद्र चौधरी जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने अनपॉपुलर हो गए थे माणिक सरकार जैसी शख्सियत, जिसको ईमानदारी के बारे में कहा जाता था कि जिनकी ईमानदारी के बारे में संदेह नहीं है, जिनकी कर्मठता के बारे में संदेह नहीं है, क्या उनको इस तरह से उकाहड़ फेंकने वाली थी? त्रिपुरा की जनता इतनी नाराज थी? नहीं, देखिए, सिर्फ ये माणिक सरकार का ईमानदारी से नहीं है, ये त्रिपुरा का सरकार पूरी ईमानदारी से पिछले 25 साल हमने काम किया है। लेकिन तब भी ये जो चुनौती आया है, हम मानते हैं ये बहुत अप्रत्याशित है, बहुत अप्रत्याशित है, क्योंकि कोई ऐसा चुनाव में किसी पार्टी का हार होते हैं तो उसका पहले इसका कुछ सिम्टम होती है। त्रिपुरा में ऐसा कुछ नहीं हुआ पिछले कोई चुनाव में, ये लोकल बॉडी का इलेक्शन हो, ये कोई और भी संस्था का इलेक्शन हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये हुआ है इसलिए जो प्राइमरीली हम लोग जो सोचते हैं, एक एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरा है ये छोटा सा स्टेट, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद पिछले 4 साल यहां का वामपंथी सरकार को जिससे इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया है, वित्तीय जो ब्लॉकेट किया है, बहुत सारे हमारा योजना, बहुत सारे वहां पे सरकारी काम हम कर नहीं पाया, इसका बहुत सारे असर पड़ा। और यहां पे चुनाव में खुद प्रधानमंत्री जब आके और बड़ी बड़ी जो भाजपा का नेता लोग जैसे इसको वायदा किया है, जहां पे पूरी हिंदुस्तान में कोई नौकरी नहीं है, बंद है, और यहां पे वादा किया है हर परिवार में एक चाकरी दिला जाएंगे, और भी पैसा बहुत कुछ है। तो छोटा सा स्टेट, एक इकोनॉमिक ब्लॉकेट, वहां पे एंटी इनकम्बेंसी हुआ, इसका साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो वायदा यहां पर किया, और यहां पे जो आईपीएफटी जिसका जो मांग है अलगाववादी, ये जो प्रदेश को ये तोड़ने के लिए, अलग राज बनाने के लिए, ये सबको लेकर एक अपॉर्चुनिस्ट अलायंस बनाकर इस चुनाव में लड़े हैं, इसको हम मुकाबला नहीं कर पाया। ये है, तब भी हम क्यों ऐसा नतीजा हुआ, और भी इन डेप्थ हम स्टडी करेंगे, समीक्षा करेंगे कैसे ऐसा हादसा हो। ठीक है, जफर इस्लाम जी, आपने कहा है कि त्रिपुरा में विकास की जीत हुई है, और जितेंद्र चौधरी जी जो कि सीपीएम के एमपी है, वो ये कह रहे हैं कि आपने पिछले 4 साल में तो इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया था त्रिपुरा में, त्रिपुरा को कोई आर्थिक मदद ही नहीं दी। तो ऐसे में माणिक सरकार हारते नहीं आपके हाथों तो क्या होता?
सवाल मुझसे है दीपक जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे ये कह रहे हैं कि विकास की जीत नहीं है, आपने तो जो रोका उसके कारण ये विकास हो ही नहीं पाया, इसलिए आपने तो त्रिपुरा का विनाश किया और विनाश की जीत है। ये इनका कहना है, शब्द ये नहीं है, मैं उसका भावार्थ निकाल रहा हूं। देखिए दीपक जी, आज तू मैं नहीं करूंगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, इसलिए कि आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज लेफ्ट का खात्मा ऑलमोस्ट खात्मा हो गया है। अब लेफ्ट पार्टी जो है वो केरला, लेफ्ट पार्टी ऑफ केरला बची है। पैन इंडिया में जो उसका प्रेजेंस था ईस्ट में खत्म हो गया, वेस्ट में खत्म हो गया, नॉर्थ में खत्म हो गया, साउथ के कोने में बची है, इसलिए कह रहा हूं लेफ्ट पार्टी ऑफ केरला। अब आज इसका जो किला जो था वो ध्वस्त हुआ है त्रिपुरा में, और आगामी आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शन होगा तो केरला में भी महासागर में उसको वहां की जनता डुबो देगी, इसलिए और हमें बिल्कुल लेफ्ट से देश का बिल्कुल सफाया हो जाएगा। इसलिए कि इनकी नीतियों की वजह से हारे हैं। इनकी नीति जो है वो वायलेंस की नीति है, पॉलिटिकल वायलेंस की, और वहां पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था इन्होंने कभी किया नहीं। ये सब बात आज कह रहे हैं जब इलेक्शन हार चुके हैं। आज सुबह में जब मैं इलेक्शन पे कई और पैनलों पे दीपक जी जब बात कर रहा था वहां रिप्रेजेंटेटिव थे, तो बात कि हम बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेंगे, इसलिए कि इनिशियल रुझान शुरुआती रुझान उनके फेवर में था, लेकिन हमने कहा थोड़ा सब्र कीजिए, इसलिए कि लोगों ने मन बना के रखा है आपको हराने का। तो कहीं ना कहीं ये वहां के लोगों का, वहां के प्रदेश के लोगों का एक डिसीजन है कि उन लोगों ने मन बना के रखा था, और आज उसी की जीत है, प्रदेश के लोगों की जीत है। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा कि जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर आप देखिए एक स्टैटिस्टिक्स निकाल के कि राहुल गांधी उनके उपाध्यक्ष रहे तो कितने इलेक्शन में हारे, और जब वो अध्यक्ष बने तो उसके बाद भी 6 इलेक्शन हार चुके, रिपीटेडली वो इलेक्शन हार रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि जो एक सिंसियरिटी होनी चाहिए, वो एक जो कमिटमेंट होना चाहिए, एक कन्विक्शन होना चाहिए, आप अपने काम से वो नहीं है। आज एक इंपॉर्टेंट दिन में जब इलेक्शन है तीन स्टेट्स का, तो वो इटली है, उससे समझ में आता है कि वहां पर वो सिर्फ सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं, लेकिन लोगों की उनको फिक्र नहीं है, वो गुमराह करके रखना चाहते हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि लोगों को वहां से, कांग्रेस से और लेफ्ट से निजात मिला नॉर्थ ईस्ट में। अब जो नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट होगा वो देखने लायक डेवलपमेंट होगा, और वहां की जनता जो अब तक कहीं ना कहीं आइसोलेटेड रही है, वंचित रही डेवलपमेंट से, उसको मेन स्ट्रीम में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसलिए कि आज वो कांग्रेस को भी शून्य का सामना करना पड़ा है 2 प्रदेश में, और लेफ्ट का बिल्कुल सफाया हो चुका है। इस जीत के लिए जो है पूरे तौर से हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी को, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री, ये दोनों की लीडरशिप, साथ साथ जो कार्यकर्ता का जो कमिटमेंट, कन्विक्शन जो है वो दिखता है, और इसके लिए जीत के लिए वो भी उतने ही जिम्मेदार है। और प्रदेश की जनता जिन्होंने हमें जीत दिलाई, एक ऐतिहासिक जीत दिलाई, अब इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ेगा कर्नाटका में, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ेगा वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल हम कन्विक्शन के साथ कह सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जब इलेक्शन वेस्ट बंगाल में हो, कर्नाटक में हो, या फिर वो उड़ीसा में, हम एक अच्छी जीत हासिल करेंगे। और उसी जीत के लिए सिर्फ एक ही जिम्मेदारी कि लोगों का जो भरोसा, जो एक कॉन्फिडेंस है, जो एक विश्वास है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा दीपक जी कि 2014 से आज तक देखिए पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप और डायनामिक्स चेंज हो गया है। अगर एक पार्टी इस चेंजिंग लैंडस्केप में, पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक पार्टी जो सबसे ज्यादा लोगों का विश्वास जीती, जिसका जनाधार बढ़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का जनाधार बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, और लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ऐसे जो ताकतें थी, जो लोगों को गुमराह करके, समाज को तोड़ के अपने फायदे में, सत्ता में काबिज रहती थी सालों साल, अब उनका विनाश हो चुका है। उस ताकतों का विनाश हो चुका है, और एक नए इतिहास की शुरुआत आज से हुई है, और वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए एक अच्छी शुरुआत हुई है। ठीक है आलोक शर्मा जी, यहाँ पे फिर आपने तंज सुन लिया, आपने तंज सुन लिया कि देखिए आज तो राहुल गांधी इटली में है। दीपक जी थोड़ा मेरे को कहना है, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, मैं जितेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन आलोक जी के पास कहना जरूरी है, आलोक जी का कहना जरूरी है। अब आलोक जी बोलिए, जवाब दीजिए। मैं समझता हूँ कि हाँ दीपक जी मेरा तो कहना है, देखिए इटली जाना या कहीं पर विदेश में जाना या कहीं जाना किसी का अपना निजी मामला है। आज चुनाव नहीं है, चुनाव में प्रचार जो करना था उन्होंने चुनाव में प्रचार किया,
लेकिन अभी जो बीजेपी का इतना लंबा चौड़ा प्रवचन मैंने सुना, अभी मैं 3-4 सवाल रखना चाहता हूँ। अरे सर सुन लीजिए ना, आज तो जीते हो यार, आज तो शांत रहो, अपोजिशन पार्टी नहीं रहना तो थोड़ी देर शांति से सुनो यार। जफर भाई सुनो तो सही यार। एक काम बता दो, त्रिपुरा में मैं 4-5 सवाल पूछूंगा, आप आराम से फुर्सत पे उत्तर देना। जो केंद्र की सरकार ने पिछले 4 साल में किया हो, एक एयरपोर्ट बनाया हो, कोई एक हॉस्पिटल बनाया हो, एक स्कूल बनाया हो, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया हो, भाई रिजल्ट आ चुका है अभी आपके प्रधान। अरे भाई सुन तो लो ना यार, इलेक्शन कैंपेन में ये पूछना, सुनोगे नहीं आप, सुनना नहीं चाहते आप। अरे भाई आपके यहाँ पर 60 में से 45 कैंडिडेट 46 कैंडिडेट वो हैं जो इनका बीजेपी से नाता नहीं रहा है, कांग्रेस में रहे हैं वो या लेफ्ट में रहे। खैर कोई बात नहीं, आप शाम दाम दंड भेद तो आपका घर टूट रहा है, अगर इनको मजे लेने को मिल रहे हैं तो ये नहीं लेंगे क्या? आलोक जी आपका घर टूट रहा है। हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि राहुल जी कुत्तों को बिस्किट खिला रहे थे। जब मैं बात कर रहा था तो जब ये हालत हो जाएगी आपकी पार्टी में तो दिक्कत तो होगी ना। मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल बात भी नहीं कर रहा हूँ। भाई हेमंत विश्व शर्मा जब हमारी पार्टी में थे तो यही बीजेपी कहती थी कि सबसे भ्रष्ट मंत्री है, इसको तुरंत जेल भेज देना चाहिए। खैर अब गंगा स्नान करके वहां बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताइए, अभी इन्होंने कहा 7th पे कमीशन वहां पर हम लागू कर देंगे। क्या गुजरात में 7th पे कमीशन लागू हो गया है? क्या मणिपुर में हो गया है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में हो गया है? क्या 800 के करीब जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्या उनमें हो गया है? केवल झूठ के सपने बेचने के अलावा ये भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। ये पक्की बात है कि ये देश जान गया है कि गंजों को कंघी कैसे बेची जाती है। गंजों को कंघी बेच सकते हैं। अरे ये भी एक कला है, समाप्त तो आलोक जी ये भी एक कला है। इसका मतलब आप मानते हैं कि मार्केटिंग में आप जीरो हैं। हाँ बिल्कुल कला है, और भाजपा कलाकार है। आप भाजपा को मार्केटिंग अच्छी आती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो आप 15 लाख भी आ गए, राहुल गांधी की मार्केटिंग खराब है। भी चले गए, बांग्लादेशी भी चले गए, रोजगार भी मिल गए। मुझे केवल मेरे जफर भाई बैठे बता दें कि जो वो 2 साल पहले 3 साल पहले एक नागा अकॉर्ड हुआ था, उसका मोदी साहब का ट्वीट आया था 3 अगस्त 2015 को, उसके 2 सेंटेंस बता दें, तब हम मानेंगे कि आपने नॉर्थ ईस्ट में कुछ किया। केवल 2 सेंटेंस बता दें उसके। आप पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। अच्छी बात है आप जीत रहे हैं, लेकिन आप डिलीवरी के नाम पर जीरो हैं। डिलीवरी गायब है। देखिए कमर्शियल का मेरे पास भारी दबाव है, जैसे जनता के ऊपर भारी दबाव बीजेपी का है, वैसे मेरे ऊपर भी भारी दबाव है। आलोक भाई मैं ब्रेक के बाद आता हूं और जितेंद्र चौधरी जी से शुरू करूंगा, क्योंकि त्रिपुरा के मुद्दे पर वो कुछ कहना चाहते हैं, वो जोड़ना चाहते हैं इस बहस में कोई नया आयाम। और अभी अभी की एक बड़ी खबर हमको मिल रही है कि मेघालय के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार बनने वाली है। प्रकाश क्या खबर है? दीपक, जैसा कि आपने भी शुरू में बताया था कि आपको पूरा यकीन है कि मेघालय में जिस तरह के आंकड़े आए हैं उससे साफ है कि एनडीए की सरकार बनेगी। और जो मेरे पुख्ता सोर्स हैं जिनसे लगातार मैं संपर्क में हूं, उनकी तरफ से बात बिल्कुल साफ हो गई है कि लगातार बातचीत जारी है लाइक माइंडेड लोगों से, यानी वहां पर भी कांग्रेस को पटकनी मिलनी है। लाइक माइंडेड पीपुल का मतलब उनका यह है कि एनपीपी जो 19 उनके एमएलए हैं और बीजेपी के 2, उसके अलावा निर्दलीय वहां 17 हैं, तो किसी भी तरह बातचीत करके बीजेपी की साफ तौर पर मंशा है। उनके ऑलरेडी आला कमान के लोग वहां टच में हैं, और जिस तरह से अमित शाह जी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे साथी दलों ने मेघालय में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो साफ तौर पे जो है सिग्नल दे दिया गया है। आप ये देखिएगा कि जिस तरह से वहां के नेता बता रहे हैं और बीजेपी के वरिष्ठ जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मेघालय में भी पूरी तैयारी है कि वहां पर भी कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने देना। हालांकि अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, लगातार उसके सारे वरिष्ठ नेता शिलांग की तरफ अपना रुख कर रहे हैं कि गवर्नर के पास जाके अपनी बात कहें। लेकिन जिस तरह से एनडीए वहां पर और बीजेपी जिस तरह से चाहती है कि पूरी तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो, उस अपनी पूरी कवायद में वो पूरी तरह से सफल होती नजर आ रही है। जितेंद्र चौधरी जी, मेरा सीधा सवाल, अब आपके पास कांग्रेस की बी, सी, डी या ई पार्टी बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है 2019 में। ये है हम मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी रहेंगे, जनता का साथ हम थे और भी रहेंगे। लेकिन इसका साथ साथ हम जो कहना चाहता हूं, जो भाजपा का जो मित्र ने जो बताया, अभी विकास का मॉडल
उत्तर पूर्व सेक्टर में लाएंगे, त्रिपुरा में लाएंगे। मैं उनको कह रहा हूं आज का तारीख में त्रिपुरा का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसका जिस भी पैरामीटर से जैसा हुआ है हिंदुस्तान में और कोई भी स्टेट में जहां पे भाजपा दल सत्ता में है, ये लिटरेसी का हो, ये हेल्थ का हो, ये जो ग्रामीण विकास का हो, कोई भी हो, त्रिपुरा का साथ कोई भी भाजपा का स्टेट, बीजेपी रोल स्टेट, ये गुजरात हो, ये महाराष्ट्र, आप थोड़ा त्रिपुरा का साथ मिलाइए तो अरे ठीक है जनाब, मैंने आपकी सब बात मान ली, लेकिन हार क्यों गए इतनी बुरी तरह? देखेंगे जितेंद्र चौधरी जी, अगर डेवलपमेंट आपने इतना किया है तो हार क्यों गए? नहीं, ठीक है, नहीं, दीपक जी, हाँ दीपक जी, हम तो हारे हैं, उन लोग अभी सरकार बनाएंगे, लेकिन क्या बोला, हम हर घर में नौकरी देंगे और ऐसा त्रिपुरा में जो स्कीम चल रहा है उसका डबल ट्रिपल उनका उसको फायदा देंगे। हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट में त्रिपुरा जैसा वहां पे लोगों का लिए जो बेनिफिट चल रहा है कहीं भी नहीं है। अभी हम देखेंगे कांग्रेस ने मित्र के बोला वहां पे 7 पे कमीशन के बारे में बोला वो लोग, लेकिन मणिपुर में नहीं दिया, गुजरात में नहीं दिया, अभी यहां पे बोल रहा है हम यहां पर देंगे। तो मैंने पहले कहा जो इकोनॉमिक रुकावट, फाइनेंशियल बकायद पिछले 4 साल में ये भाजपा सरकार ने बनाया, इससे करके बहुत ये जो नॉन पॉलिटिकल और अनएथिकल ढंग से त्रिपुरा को वामपंथी सरकार को हटाया। ठीक है, और ये जो चुनाव में ठीक है, अब पैसा है विचार के आगे की सुध ले। अब क्या आपके सामने विकल्प है? आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अब त्रिपुरा के बारे में मत सोचिए, अब आप सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में सोचिए, और यही नॉर्मल पॉलिटिकल रूल कहता है। हम सिर्फ देखेंगे अगला 6 महीना कैसे चलाते हैं। चलिए देखिएगा अगले 6 महीने, ये जो आईपीएल सर मैंडेट अगले 5 साल के लिए मिला है। जफर इस्लाम साहब कुछ कहना चाहते हैं? जफर इस्लाम साहब स्वीकार करके इन लोग गठबंधन क्या है? मैं दीपक जी, ये जो लेफ्ट के प्रवक्ता जो है जो बात कह रहे हैं, मैं उनको सिर्फ इतना ही हिदायत देता हूं, और कांग्रेस के जो लोग भाई हैं हमारे उनको भी इतनी ही हिदायत देता हूं कि देखिए इलेक्शन के कैंपेन का वक्त खत्म हो गया, समाप्त हो गया। जितनी नेगेटिव बातें भारतीय जनता पार्टी के बारे में करनी थी, जो भी एलिगेशन एक्यूजिशन करना था आपने कर लिया, लेकिन जनता का विश्वास तभी हमारे साथ रहा और आपके साथ विश्वास रहा ही नहीं। तो फिर इस तरह की बातें आपके चैनल पे आके कह के सिर्फ अपने को मूर्ख बनाने की वाली बात है। देखिए लोगों के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, लोग नहीं आपको गुमराह हो पाए, तो अब फिर से गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो खुद आप कटघरे में खड़े हो जाएंगे कि भाई इलेक्शन खत्म हो गया। ये सब बातें आप बहुत एलिगेशन लगा दिया। अब हमारा काम देखिए, और काम हमारा जो वहां पर बोलेगा, इसलिए कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, प्रधानमंत्री की खुद कोशिश रही है कि एक फोकस अप्रोच की तरफ से मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश रही है वहां के लोगों को, वहां की सरकारों को, और एक नहीं 2 नहीं, हम 7-6 स्टेट्स में अभी सरकार बना रहे हैं। और दीपक जी आपने सही फरमाया, और सही आपके सूत्र से मुझे ऐसा लगता है कि हम तीनों स्टेट में सरकार बनाएंगे अपने साथियों के साथ, इसलिए कि वहां पर जो नेडा है वो उसके सारे कांग्रेस को छोड़कर जो बाकी पार्टियां जो वहां पर सीट लेकर आ रही हैं सभी जो है नेडा के पार्ट है। कई पार्टियों ने तो ऑलरेडी रेजोल्यूशन भी पास कर दिया कि हम बीजेपी के साथ रहेंगे और नेडा के पार्ट रहेंगे। तो ऐसे में सरकार पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी लेड जो है सरकार बनेगी तीनों स्टेट्स में, और पहले भी हम 3 स्टेट्स में ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में रहे हैं। इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब नॉर्थ ईस्ट का जो है विकास जो अब तक नहीं, जो वंचित रहे थे लोगों वहां से मेन स्ट्रीम में नहीं ला पाए थे, शुरू से पॉलिटिक्स किया लोगों के साथ वहां पर, अब उसको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आलोक शर्मा जी मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है। उसके जो स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे वो केरला तक अभी सीमित रह गए हैं, लेकिन उनका ये जो थोड़े दिन बाद बात है, अगले इलेक्शन तक 2019 के इलेक्शन और सब्सिक्वेंट इलेक्शन में उनकी जो जमीन उनके से खिसक चुकी है उसका एहसास भी हो जाएगा। अच्छा मुझे आलोक जी एक बात बताइए, कच्छ से कोहिमा तक बीजेपी की सरकार हो गई, अब कश्मीर से कर्नाटक तक हो जाएगी, उसके बाद आपके हाथ में बचेगा पंजाब और पुदुचेरी, ये 2 स्टेट आपके हाथ में बचेंगी।
और बाकी से कांग्रेस साफ हो जाएगी। मुझे आप ये बताइए, ये तो गंजों को कंघी बेचने सीख गए। आपके तो अच्छे खासे बाल हैं, आप कंघी नहीं खरीद पा रहे हैं कांग्रेस की। देखिए दीपक जी, 3-4 चीजें हैं यहाँ पर। मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, कांग्रेस कंपनी बाल वालों को कंघी क्यों नहीं बेच पा रही है? सीधे जवाब दूंगा। नहीं, मुझे सीधा जवाब दीजिए कि कांग्रेस बाल वालों को कंघी क्यों नहीं बेच पा रही है? कांग्रेस बाल वालों को कंघी इसलिए नहीं बेच पा रही है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में भी कमी रही है और कहीं ना कहीं हमारी वो फितरत नहीं है कि हम झूठ बोलकर और दुनिया को, देश को गुमराह कर सकें। 161 दिन का बैन रहा पूरे नॉर्थ ईस्ट में, सारे तमाम नेशनल हाईवे जाम रहे, पूरे 4 स्टेट देश से कटे रहे, लेकिन विकास बहुत हुआ। मुझे केवल ये बता दीजिए, जो सेपरेटिस्ट पार्टी जिसके साथ मिलकर त्रिपुरा में इन्होंने आईपीएफटी के साथ अभी सरकार बनाई है या चुनाव लड़ा है, सरकार बनाने जा रहे हैं, वो कहती है त्रिपुरा को अलग देश बनाना चाहिए। वहां पर आपने कच्छ से कोहिमा की बात की, पीडीपी है, वो कहती है तमाम सेपरेटिस्ट की वजह से यहां पर चुनाव हुआ, पीडीपी के साथ सरकार बनाएंगे, यहां पर सेपरेटिस्ट के साथ सरकार बनाएंगे, वहां पर न्यूफ्रियोज रियो के साथ जो महाभ्रष्ट व्यक्ति था उसके साथ सरकार बनाएंगे, अरुणाचल में बैंक्वेट हॉल में बैठकर गवर्नर फैसला लेकर सरकार पलट देंगे, मेघालय में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं होते हुए भी सरकार बनाएंगे, गोवा में, अरुणाचल में, मणिपुर में, तमाम जगह ऐसा करेंगे। अरे भाई, ऑपरेशन कमल का ये सच्चा रूप देश के सामने आ रहा है। अब जो फिर भी मैं कहूंगा कि आपकी वहां पर त्रिपुरा में जीत हुई है, कांग्रेस पार्टी उसके लिए आपको बधाई देती है। लोगों का मैंडेट, जरा आप एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल हम तो मैंडेट का वो कर रहे हैं जिन्होंने सरकार 60 साल आपके पास जो गंगा जल की बोतल रखी है कि हर भ्रष्टाचारी के ऊपर छींटा लगाओ और वो पूरा ईमानदार हो जाता है। वही बोतल तो कांग्रेस के पास थी ना, वही बोतल कांग्रेस के पास थी, अब बीजेपी ने दे दी। पीडीपी के साथ सबसे पहली बार सरकार आपने बनाई थी, भूल गए आप? मुझे ये बताइए आलोक जी, पीडीपी के साथ सबसे पहले सरकार किसने बनाई? पहले केंद्र में सरकार जो बनी थी, नहीं, पीडीपी के साथ अगर सबसे पहली कोई सरकार केंद्र में बनी थी तो वो मोदी जी की बनी थी, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, दोनों पार्टनर थे। और मोदी जी की जो सरकार पीडीपी नहीं हुआ करती थी, सरकार थी, तब पीडीपी नहीं हुआ करती थी, समर्थन से थी। आलोक जी, तब आप पॉलिटिक्स में शायद नहीं आए होंगे, तब पीडीपी नहीं हुआ करती थी, तब जनता दल होती थी। नहीं, बाप बेटे की सरकार थी, बेटी जनता दल में थे और जनता दल की चुनाव में थी नहीं, जम्मू कश्मीर बेटी चुनाव में थी नहीं, मुफ्ती साहब मुफ्ती चुनाव में थी नहीं। मैं ये भी साफ कर दूं कि महबूबा चुनाव में थी नहीं। फादर साहब कहा मैंने, मुफ्ती साहब कहा है, मुफ्ती साहब तो होम मिनिस्टर थे। मुफ्ती साहब कहा है मैंने भाई, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप बाप बेटी की सरकार कह रहे हैं ना। और इनकी बेटी के एवज में जिस तरह से वहां पर, अरे बेटी तो थी उस समय पर सरकार में, चाहे नहीं थी बेटी तो थी, लेकिन मोदी साहब ने बताया कि बाप बेटी की सरकार को उखाड़ कर फेंक। चलो मैं समझ गया, बाप बेटी की सरकार समझ गया कि बीजेपी चुनाव में शामिल हो गए बीजेपी। लेकिन मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं दीपक भाई कि नॉर्थ ईस्ट का हाल जम्मू कश्मीर जैसा मत करने बीजेपी वाले लोग। वहां पर 70% पोलिंग हुआ था 2014 में और आज वहां बाई इलेक्शन नहीं हो सकते। चलिए ठीक है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ ही देर में बीजेपी दफ्तर के अंदर, बीजेपी मुख्यालय के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचने वाले हैं और वहां वो जो कुछ कहेंगे कार्यकर्ताओं से हम सीधे आपको सुनाएंगे।